हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी डायग्राम बन सकते थे, उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो जो डायग्राम बन सकते हैं, बेसिकली एडीएएस के अंदर और फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर आपको डायग्राम देखने को मिलते हैं। मैं वो भी आपको अच्छे से करा देता हूं। एक एक करके सारे बच्चे वीडियो को देखना, समझना, इन डायग्राम्स को अच्छे से लर्न कर लेना। इससे बेसिस जो भी क्वेश्चन इसके बेस पे आएंगे वो आप आराम से बना लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ एडी के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्ट देखो, आप एक चीज और, जब भी आप डायग्राम बनाओ, ये एक्स एक्सिस मस्ट है लिखा होना चाहिए, यहाँ वाई एक्सिस मस्ट है लिखा होना चाहिए, यहाँ पे जीरो जो है वो मस्ट है लिखा होना चाहिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस में आएगा लेवल ऑफ इनकम, वाई एक्सिस में आएगा इन्वेस्टमेंट, और ये लाइन बनेगी इन्वेस्टमेंट्स की। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका, इसको बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, राइट। तो कैसे बनाओगे, इस तरीके से, आई इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक्स एक्सिस जीरो, वाई ये हो गया इन्वेस्टमेंट्स, और ये हो गया नीचे हमेशा आता है लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, नीचे आता है वाई यानी कि लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ना, वो कांस्टेंट है। वो क्या है क्लास आपका, कांस्टेंट। इस तरीके से बनेगा ये, यानी कि इन्वेस्ट चाहे इनकम कितने भी बढ़े, इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और जितने भी हमने टॉपिक पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, सब में जब भी हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी है, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ एग्रीगेट डिमांड, एडी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सी प्लस आई, यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जो कंजप्शन है वो देखो यहाँ जीरो से शुरू नहीं हो रहा, थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, ये हो गया आपका कंजप्शन, राइट। यानी कि सी कभी जीरो नहीं हो सकता, और जीरो लेवल पे जो भी कंजप्शन है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, और जैसे जैसे इनकम हमारा बढ़ता चला जाता है, कंजप्शन भी क्या होगा हमारा, बढ़ता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। तो यहाँ पे आ गया लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पे आ गया कंजप्शन, और यहाँ पे क्या है क्लास आपका, इन्वेस्टमेंट। ये आ गया एग्रीगेट डिमांड, जीरो वाई एक्स, और यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई का मतलब है लेवल ऑफ इनकम। ये ना स्मॉल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई होता है, यहाँ स्मॉल एक्स होता है, नीचे बड़ा वाई है, कैपिटल लेटर का वाई है। यानी इसको हम लोग लिखते हैं लेवल ऑफ इनकम, या फिर आप लिखोगे लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये हो गया सी ऑटोनोमस कंजप्शन, यहाँ पे आई आ गया, और सी प्लस आई यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आई जैसे जोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा एडी। एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई। ना सी कभी जीरो होगा ना एडी कभी जीरो होगा, और एडी और सी के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और क्योंकि ये पैरेलल है इसको बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको एडी का भी डायग्राम समझ आ गया, सी का भी, आई का भी, और सी प्लस आई को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, नाउ एस एंड वाई, तो जो y है वही as है, वो 45 डिग्री से बनता है हमेशा। जब भी आप y बनाओगे ना तो 45 डिग्री से बनाओगे, ये as है, इसी को y बोलते हैं। तो यहाँ पे as है, ये y है, और मैंने बताया था y as इज 45 डिग्री लाइन, क्योंकि ये भी y है ये भी y है, और दोनों बराबर बराबर है, तो ये इंटरसेक्ट, ये बाइसेक्ट करेगा इस पूरे के पूरे एंगल को, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये as है, as का डायग्राम है, y का डायग्राम है। ये सेविंग्स का डायग्राम है। सेविंग्स पहले क्या होता है, देखो नेगेटिव है सेविंग्स पहले, फिर जीरो है, फिर पॉजिटिव। इनिशियल स्टेज पे सेविंग नेगेटिव होता है, फिर सेविंग जीरो, और जीरो सेविंग कब होता है, जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है तब सेविंग जीरो होता है, और फिर सेविंग क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये डिस सेविंग से सेविंग माइनस में है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, फिर धीरे धीरे सेविंग क्या आता है, प्लस में आता है। नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई। मैंने बताई दिया आपको, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कब से कितना होता है, 45 डिग्री, एएस इज 45 डिग्री लाइन। एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और आप ध्यान रखना, वाई एएस इज 45 डिग्री लाइन, अगर आप ये भी बोलता है ना तो आप ये डायग्राम जो है बना देना। यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट सप्लाई लिख दो, यहाँ पे एग्रीगेट इनकम लिखो या लेवल ऑफ इनकम लिखो, बात बराबर। बनाना 45 डिग्री से, नापना नहीं है, अंदाजे से लिखना है। आपको कोई क्लास वो लेके जाने, प्रोटेक्टर वगैरह लेके जाने की जरूरत नहीं है, सीधे बस अंदाजे से आप जो है बीचों बीच निकाल देना 45 डिग्री स्केल से। स्केल जरूर यानी लेके जाना पड़ेगा आपको, और डायग्राम जितने भी बनाओगे ना पेंसिल से बनाना वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने मान लो एंगल गलत बना दिया ऐसे करके थोड़ा सा, फिर आपको लगेगा यार एंगल तो गलत हो गया, वो बीचों बीच तो नहीं दिख रहा, तो फिर आप क्या करते हो, फिर उसको ऐसे काटोगे ना, ये बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है। तो हमेशा डायग्राम जब बनाओ ना पेंसिल से बनाओ, अगर आप श्योर हो तो आप ब्लू पेन से बना सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने बताया ना, ब्रेक इवन पॉइंट जहां वाई सी के बराबर है और एस क्या है, जीरो है। ये वाई सी है, ये हो गया क्लास जीरो, एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस। ये जो माइनस, ये आपका 45 डिग्री से बन गया एएस, एएस मतलब वाई, और ये बन गया आपका सी। तो ये बन गया ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे इनकम कंजप्शन के बराबर है और सेविंग्स जीरो है। तो ऊपर जो है सी है, तो सी से ये जो सी ज्यादा है
है ना, और इनकम कम है, वाई कम है, सी ज्यादा है, डिस सेविंग्स हो गया। और ये ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पे वाई ज्यादा है, सी कम है, इसको बोलते हैं सेविंग्स। ये डिस सेविंग हो गया और ये क्या हो गया आपका सेविंग्स हो गया। एक बात और आप ध्यान रखना कि ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर आप सेविंग्स का डायग्राम बनाओगे ना तो सेविंग जो है वो यहीं से पास होगा, राइट, ये ऐसे पास होगा, यानी सेविंग्स भी उस टाइम पे क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, अब एडीएएस इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम में रहती है, अब मान लो आपको बोलेगा कि भी एडीएएस अप्रोच से बताओ इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी कब आएगी, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, जब एडीएएस के बराबर होगा तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आएगी। एडी आप बना चुके हो, ऊपर से बनता है यहाँ से, और एएस आपको पता है 45 डिग्री से, जहां एडीएएस कट करेगा पॉइंट इक्विलिब्रियम, उसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्लास आ गया लेवल ऑफ इनकम नीचे, और यहाँ पे आ गया एडीएएस, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट है। ठीक है, ये लेवल ऑफ इनकम है और ये आ गया आपका एडीएस, ये पॉइंट हटा दो, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लिखने जरूरत है, मैं हटा दूंगा। ठीक है, ये आ गया आपका वाई। नेक्स्ट है आपका एस आई अप्रोच, है ना, एस आई अप्रोच, एडीएस अप्रोच है, एस आई अप्रोच। तो एस आई अप्रोच में ये आई तो कांस्टेंट है और एस क्या होता है, पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, जहां पे एस आई के बराबर है वो पॉइंट इक्विलिब्रियम है, और ये पॉइंट हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये हो गया एस आई, ये लेवल ऑफ इनकम हो गया, ये जीरो हो गया, एक्स एक्सिस हो गया लेवल ऑफ आउटपुट, और ये हो गया आपका सेविंग्स। तो एस आई अप्रोच में एस आई के बराबर होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, अगर एडीएस के बराबर है, ये मान लो एएस है और फिर ये एएस हो गया और ये हो गया एडी, ये इक्विलिब्रियम, तो अगर एडी एएस के बराबर है ना तो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सेविंग्स है ना वो भी इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो एडी एएस जहां बराबर है उसी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन पे आपका जो एस आई है वो भी बराबर। एस आई यहाँ पे जीरो, यहाँ लेवल ऑफ इनकम वाई एक्स वाई, यहाँ पे एडी एएस ये जीरो हो गया और ये हो गया एक्स। तो आपको सारी चीजें भर के लिखनी है डायग्राम में और फिर उसको एक्सप्लेन कर देना है कि एक्स एक्सिस पे ये चीज है लेवल ऑफ इनकम, वाई एक्सिस पे एडीएएस है, और ई पॉइंट इक्विलिब्रियम में एडी जो है वो एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एएस एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 45 डिग्री लाइन है, पॉइंट ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। तो आप डायग्राम बनाते आंसर्स को भी बड़ा कर सकते हो उसी को एक्सप्लेन कर देने से, तो ये भी एक फायदा है डायग्राम बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है, जब एडी ज्यादा हो एएस से, एक्सिस डिमांड। अब यहां ध्यान रखना, एएस 45 डिग्री से बनता था, बनेगा, एडी इस तरीके से ऊपर से बनता था, एडी सी प्लस आई, अब ऊपर की तरफ एडी शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि एक्सिस डिमांड है, ऊपर की तरफ जाएगा, ये एडी वन है या एडी डैश मान लो, सी प्लस आई तो एडी था प्लस डेल्टा आई, तो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से एडी इंक्रीज हो गया, और ये जो दोनों एडी के बीच का गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं इस गैप को, इन्फ्लेशनरी गैप। आप यहां में लिखना भी जरूर, इन्फ्लेशनरी गैप, दोनों एडी के जो बीच का गैप है इस गैप को हम नाम क्या देते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। यह है लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इनकम, कुछ भी मान लो। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ्लेशनरी गैप। कब होता है, जब डिफ्लेशन होता है व्हेन एडी इज लेस और एएस इज मोर। तो वहां पे देखो एएस 45 डिग्री से बन गया, ये बन गया एडी सी प्लस आई, अब ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ, ये माइनस होगा बेटा, इसको ठीक कर लो, ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस डेल्टा आई, तो ये नीचे की तरफ आएगा, ऐसा ना, इसको क्लास आप क्या करो नीचे की तरफ भेजोगे। तो ये जो दोनों एडी के बीच का गैप है, इस गैप को फिर हम नाम क्या देते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। इस गैप को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। दोनों एडी के बीच का जो गैप है इस गैप को डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ये जो पॉइंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, और ये जो पॉइंट हो गया ना इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मैं तुम्हें ना एक बार फिर से बना के दिखाता हूं, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखो एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, ये हो गया वाई, ये यहाँ पे आता है लेवल ऑफ इनकम, यहाँ पे आ गया एडी एएस, तो एएस तो बन गया जी 45 डिग्री से, ये बन गया एडी। अब एडी ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे शिफ्ट कर देना, ये बन जाएगा एडी डैश। एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई, ये सी प्लस आई प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई। अब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये जो पॉइंट है ना इसको बोलते हैं बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये जो दोनों एडी के बीच का ये जो गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद भी इसको लिख के तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको इसको जरूर 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 करके जाना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है डेफिशिएंट डिमांड का। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं थोड़ा बहुत इसमें डिलीट कर रहा हूं। जो ये ऊपर की तरफ बनाया था ना आपने, ऊपर की जगह अब बस नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की जगह क्या आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड में एडी कम हो रहा है। तो ये हो गया एएस, एक सेकंड, ये हो गया एएस, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं,
ये हो गया आपका AS, डन। और ये हो गया पॉइंट ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ADAS। अब डेफिशिएंट डिमांड में नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ADC प्लस आई नीचे आ गया तो माइनस कर दोगे डेल्टा आई, ठीक है, C प्लस आई माइनस डेल्टा आई। अब नीचे की तरफ आ गए तो ये जो दोनों में AD के बीच का गैप है उसको हम लोग नाम देते हैं डिफ्लेशनरी गैप। दोनों एडी के बीच का जो गैप है कम हो गया, उसको बोलो डिफ्लेशनरी गैप। और ये जो पॉइंट आएगा ई डैश, ये खाली ई है और ये आएगा ई डैश, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि जो ये वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां एडीएस के बराबर है। और जब ये नीचे की तरफ आ गया फिर जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड लिख लो, बना लो एक बार अपने आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोनों एडी के बीच का गैप जो है वो डिफ्लेशनरी गैप है। ब्रेक इवन पॉइंट और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है जो YC के बराबर है, और जहां पे YC के बराबर है वहीं SB 0 है। एक्चुअली ये डायग्राम आप कब बनाओगे? जब आपको बोलेगा डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व थ्रू कंजप्शन कर्व। कंजप्शन कर्व की मदद से तुम्हें सेविंग कर्व निकालना है, तो आपने C और Y बना देना है। ब्रेक इवन पॉइंट पे APC 1 और APS 0 होता है, उसी पॉइंट पे सेविंग 0 होना चाहिए। और अगर C 20 से शुरू हुआ है तो S ये -20 होगा, राइट। C अगर +20 से शुरू हुआ है तो S जो है वो क्या होगा? -20 से शुरू होगा। और यहाँ पे सेविंग्स क्या है? 0 है। ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। इसका यहाँ आता है लेवल ऑफ इनकम, ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ APC 1 के बराबर है। ये सेविंग्स है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, डन। अच्छा, अब जो है जैसे यहाँ सेविंग्स है तो यहाँ S लिख दो, है ना। और यहाँ पे आपका Y और C वो दोनों लिख दो। जो भी आप डायग्राम बना रहे हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे फिल होना चाहिए। किसका डायग्राम है ये? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व थ्रू कंजप्शन कर्व। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायग्राम बिल्कुल एक्सिस डिमांड जैसा है। ये हो गया AD, ये हो गया AS, ऊपर की तरफ जाएगा C प्लस आई, ये C प्लस आई है, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, ये हो गया C प्लस आई, ये हो गया C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ये आ गया आपका पूरा का पूरा एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। और ये जो आपका एक्स्ट्रा, ये देखो, ये हो गया एडिशनल इनकम, राइट। ये क्या हो गया? एडिशनल इनकम। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से जो एडिशनल इनकम बढ़ रही है, इसी को तो बताता है मल्टीप्लायर। ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा आई है। तो सिंपल सी बात है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायग्राम है। अगर कहीं जरूरत होती है तो आप इसको बना सकते हो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बस इतने डायग्राम थे। अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें भी बहुत छोटे छोटे से डायग्राम है। सबसे पहला डायग्राम है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड का डायग्राम बिल्कुल डाउनवर्डली स्लोपिंग बनता है, ध्यान रखना। जो डिमांड का डायग्राम बनेगा ना वो डाउनवर्डली स्लोपिंग बनेगा। यहां रखना फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहां आएगा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी। ये सप्लाई है, ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रेट या सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अपवर्ड स्लोपिंग है, प्राइस इतना, सप्लाई इतना, प्राइस बढ़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी बढ़ेगी। फॉरेन एक्सचेंज जैसे ही बढ़ेगा, मान लो $1 50 रुपए का है, फिर $1 हो गया 80 रुपए का, तो अमेरिका वाले ज्यादा से ज्यादा माल यहां से उठाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास ज्यादा डॉलर आएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज दोनों बराबर है, इसको इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। यहां आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आएगा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी ना, और या फिर फॉरेन करेंसी की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, तो इस चीज को बोलते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो देखो, डिमांड और सप्लाई मेन डायग्राम ने बना दिया। डिमांड बढ़ेगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, नया डिमांड है, सप्लाई को यहां कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट हो गया ई डैश हो गया। और देखो रेट क्या हो गया? बढ़ गया, क्वांटिटी भी बढ़ गया। या फिर जब सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा, तो ये हो गया मेन इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब सप्लाई कम होगा तो नया सप्लाई डिमांड को यहां कट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ई डैश, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखो, सप्लाई जो है, जैसी सप्लाई कम हुआ एक्सचेंज रेट बढ़ गया। भाई डॉलर आना कम हो गया तो रेट बढ़ जाएगा, और डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो भी डॉलर का रेट क्या होगा? बढ़ेगा। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। देखो, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, सही स्टेटमेंट है। लेकिन किसी चीज की डिमांड अगर बढ़ेगी ना तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। प्राइस का असर डिमांड पे अलग होता है, नेगेटिव। डिमांड का असर प्राइस पे जो होता है वो पॉजिटिव है। किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी ना वो चीज महंगा बिकेगा, सीधी सी बात है। कोई हीरो है, उसकी डिमांड ज्यादा करोगे ना तो वो महंगे पैसे चार्ज करेगा। कोई भी सामान है, आप ज्यादा डिमांड करोगे, ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड होने लगी थी कोविड टाइम पे, तो वो महंगा बिका था। तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप हो गई, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है?
ये डेप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन। सप्लाई बढ़ेगी या डिमांड कम होगी, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बस इतने डायग्राम है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो ये होगा कब, जब सप्लाई बढ़ेगी। देखो ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, इक्विलिब्रियम आ गया। सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा, ज्यादा डॉलर हमारे पास आएगा तो एक्सचेंज रेट देखो कम हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे देखो नया सप्लाई डिमांड को यहाँ कट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस ओ आर से घटकर ओ आर डैश हो गया। या फिर डिमांड कम करोगे, हमें चाहिए ही नहीं, जो चीज हमें चाहिए नहीं वो सस्ता हो जाएगा अपने आप। तो ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, इक्विलिब्रियम हो गया। जैसे ही डिमांड कर पीछे की तरफ जाएगा, लेफ्ट, क्योंकि घट रहा है ना तो लेफ्ट जाएगा, तो नया डिमांड सप्लाई को यहाँ कट कर रहा है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो घट गया। तो डिमांड घटेगा और सप्लाई बढ़ेगा तो ये होता है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसी सेम चीज को डिप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी भी कहते हैं, राइट। तो आई होप सारे डायग्राम आपके खत्म हो गए मैक्रो के अंदर। बाकी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बना लेना। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, ये तीन मस्ट है। इन तीनों को बिल्कुल स्किप मत करना। क्या, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप और पार रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा अगर सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी में आप ये ले सकते हो एडीएएस अप्रोच और एसआई अप्रोच, वो सेकेंडरी अप्रोच है। और एएस का डायग्राम हो गया, और सेविंग कर्व कैसे बनाते हैं कंजम्पशन कर्व से, उसका डायग्राम हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर पे। बट प्राइमरी मैंने बता दिया आपको, तो इतना अच्छे से पढ़ लेना, याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना।